हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टारगेट हाई बुक की एमसीक्यूज की सीरीज में आज पार्ट 7 करने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चंस क्लिनिकल बेस्ड होंगे और आज हम 21 क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर प्लीज उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस और वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें और जो भी पीछे के पार्ट्स आपने मिस किए हैं वो भी आपको मिल जाएं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Question number 1. Nurse is preparing a client for contrast MRI and asked regarding history of any allergies. Client reports that he or she does not have any allergies. How do nurses report finding this in this report? तो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं NKA, NKDA, NFA या फिर NA। तो शॉर्ट फॉर्म होती है NKA की नो नोन एलर्जीज, NKDA होता है नो नोन ड्रग एलर्जीज। तो हम हमारा इन दोनों में से जो फर्स्ट ऑप्शन है इज करेक्ट, NKA यानी नो नोन एलर्जीज। अगर ड्रग एलर्जी की बात करते हैं तो हम लिखेंगे NKDA। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. A client comes to the nurse with history of UTI. The nurse teaches that the client about measures to prevent UTI. Which among the following identified by the client indicates need for further teaching? And the options are: wipe the perineal area from front to back, wear cotton undergarments, increase the fluid intake, promote tub bath rather than shower bath. तो यहाँ पे जो फर्स्ट थ्री ऑप्शन है ए बी एंड सी वो बिल्कुल सही है। वाइप द पेरिनियल एरिया फ्रॉम फ्रंट टू बैक, वियर अंडर कॉटन अंडर गारमेंट्स, देन इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। लेकिन जो पार्ट डी, प्रमोट टब बाथ रादर देन शावर बाथ, does not make any sense for preventing the UTI. So this is the option which we need to mark. Question number: a client with ascending colon colostomy came for follow-up with the complaint of fluid feces from the stoma. What should be the immediate nursing response? जो ascending colon होता है हमारा is the first or the initial part of the colon. तो वहाँ पे जो हमारी feces हैं they are not properly formed और they are mostly watery feces, क्योंकि हमारा जो large colon होता है उसी में water का mainly absorption होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फीसेस होंगी वो वाटरी होंगी एंड दे आर नॉट वेल फॉर्म्ड। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, रिपोर्ट द फिजिशियन। सेकंड, एजुकेट द क्लाइंट्स दैट इट्स नॉर्मल फाइंडिंग। देन थर्ड, आस्क द क्लाइंट्स डाइटरी हिस्ट्री। एंड फोर्थ इज प्रिस्क्राइब एंटी मोबिलिटी ड्रग्स। एंड द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली देन इज बी पार्ट, educate the client that it's normal finding. Question number 4. A client admitted to the GI ward with complaint of diarrhea. Nurse Lucy listed down the following nursing diagnosis for the client. Which among the following has the most priority? And the options are: disturbed body image, fluid volume deficit, social isolation या फिर impaired skin integrity. यहाँ पे अगर पेशेंट को डायरिया हुआ है तो सबसे पहले जो माइंड में आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, इट शुड बी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, क्योंकि पेशेंट को वॉटरी और फ्रीक्वेंट स्टूल हो रहा है तो उससे जो पेशेंट है वो उसको पानी की कमी हो सकती है। तो द पेशेंट इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एंड द करेक्ट आंसर इज पार्ट बी। Question number 5. Nurse Linda is caring for a group of clients. She arranged fracture bedpan for her client. Which among the following clients need fracture bedpan? तो हमारे पास ऑप्शन है: टोटल नी रिप्लेसमेंट क्लाइंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लाइंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्लाइंट या फिर क्लाइंट विद एल्जीमर्स। तो अगर देखें तो मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस होता है पेशेंट, ही इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड विद मूवमेंट्स। देन अगेन टोटल नी रिप्लेसमेंट के क्लाइंट को भी सेकेंड या थर्ड डे को एम्बुलेट करवा दिया जाता है। देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्लाइंट इज द ओनली वन हु नीड्स द फ्रैक्चर बेड पैन, क्योंकि उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो उसको बेड पैन की जरूरत पड़ती है। तो द करेक्ट आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्लाइंट। Question number 6. Nurse is assisting a client for the enema administration. Which among the following position is needed to give for this client?
मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि कौन सा पोजीशन दिया जाता है एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। एक बार ब्रशअप कर लेते हैं नॉलेज को। हमारे पास ऑप्शंस हैं लिथोटोमी, लेफ्ट लेटरल, सिम्स या प्रोन पोजीशन। एंड द करेक्ट आंसर इज लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्यों दी जाती है? क्योंकि जो हमारा एनीमा है वो प्रॉपरली ग्रेविटी से जो है कर्व में नीचे जा सके और प्रॉपर एनीमा जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी दिखा दी है जिसमें जो नर्स है वो एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है क्लाइंट को। तो जो ग्रेविटी का फ्लो होगा वो हमारे कोलोन में प्रॉपरली होगा, इसीलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, nursing instructor is evaluating the nursing students for ET suction procedure. Which among the following is the incorrect step for doing the ET suction? ET suction here is the endotracheal tube suction जो करते हैं उसको ET suction बोलते हैं। And the options are, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेप दिखाना है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, प्री ऑक्सीजनेट द क्लाइंट विद 100% ऑक्सीजन, दैट इज करेक्ट। अप्लाई इंटरमिटेंट सक्शन व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज हम जब इंसर्ट करते हैं कैथेटर को तो हम कोई इंटरमिटेंट सक्शन नहीं देते हैं। देन थर्ड, विड्रॉ सक्शन कैथेटर इन रोटेशन मैनर, दैट इज करेक्ट। एंड द लास्ट इज वियर ग्लव्स एंड मास्क व्हाइल परफॉर्मिंग द सक्शन, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8, in pre-operative unit, nurse was teaching incentive spirometry exercise to a group of clients. Which among the following statement indicate that the teaching was effective? First, to perform this exercise, one has to breathe out on the master mouthpiece. B, exercise needs to be performed 3 times a day. Mouthpiece needs to be disinfected with Cydex after every use. And the last one, this exercise helps to prevent the pulmonary complication. तो जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होती है उस एक्सरसाइज में हम पेशेंट को नॉर्मली एक्सेल करने के लिए बोलते हैं। देन जो माउथ पीस होता है उसको अटैच करने के लिए बोलते हैं बिटवीन द लिप्स, एंड वी आस्क द पेशेंट टू इनहेल डीपली एंड अच्छे से उसको इनहेल करने के लिए बोलते हैं। देन इसी से हमारे जो बॉल्स हैं उनका एलिवेशन होता है। And this exercise is very good to increase the inspiratory volume and maintain the alveolar ventilation. इसी से हमारी lungs जो है improve कर जाती हैं। तो ये exercise है, ये 4 to 6 times दिन में client को करने के लिए बोलते हैं। और जो माउथ पीस है, it's not necessary to dip in the disinfectant after every use, बल्कि वो एक नॉर्मल पानी से धोने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। एंड दिस इज हिज और हर पर्सनल माउथ पीस, तो उसको बार बार डिसइंफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड जो लास्ट वन है, दिस एक्सरसाइज हेल्प्स टू प्रिवेंट द पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, a client admitted in the emergency department with the history of cramping legs and lethargy. On detailed history, nurse understood that the client is suffering from diarrhea for the last 1 week. What should be the nurse do first? And the options are, administer antidiarrheal medications, B, give IV fluid, C, monitor serum electrolyte, D, collect the stool for CNS. तो यहाँ पे अगर देखें तो क्लाइंट को डायरिया है फॉर 1 वीक, तो इससे क्या होता है, पेशेंट के जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है और द क्लाइंट में गो टू हाइपोकैलेमिया विच इज एन इमरजेंसी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारी जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज टू मॉनिटर द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल गो फॉर आईवी फ्लूइड। सो अगर जो पेशेंट है वो माउथ से फ्लूइड इनटेक कर पा रहा है तो हमें आईवी फ्लूइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट इज टू मॉनिटर द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। Question number 10. Nurse monitored 22-year-old client's respiration and found the RR rate is 15 breaths per minute. RR is respiratory rate. Then how the nurse will record this finding? First, tachypnea, eupnea, bradypnea, या slow breathing.
तो जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है हमारा वो 12 to 15 या 16 breaths per minute होता है। तो यहाँ पे जो टर्म दी जाती है नॉर्मल रेट को यूपनिया बोलते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बी, यूपनिया। Question number 11. Nurse Richa is giving discharge teaching to the client. In the discharge summary, syrup PCM is 3 teaspoons per oral. TDS is written. While educating the client, she needs to tell that at the time, the client needs to take dash ml of syrup PCM, and the options are 10, 15, 30 or 45 ml. तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 टीस्पून हम 5 ml के इक्वल लेते हैं, तो 3 टीस्पून इज इक्वल टू 15 ml। तो ये सीधा सा आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 ml। क्वेश्चन नंबर 12. In a prescription order for IV fluid, it's written as 25 GTT per minute. GTT indicates, बहुत लोगों को पता भी होगा GTT का फुल फॉर्म क्या है, एंड द करेक्ट आंसर इज ड्रॉप है, वॉल्यूम है, टाइम है या स्पीड है। तो करेक्ट आंसर इज ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज PRN फॉर मेडिकेशन ऑर्डर? बहुत ही सीधा सा आंसर है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इमीडिएटली, व्हेनेवर नेसेसरी, एट बेड टाइम या अर्ली मॉर्निंग, एंड द आंसर इज बी, व्हेनेवर नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 14. मोर नर्सेस आर असाइंड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन अ डे with shortage of nurses. Which ethical principle is followed here? And the options here are autonomy, beneficence, normalficence या फिर justice. तो अगर एक एक को मैं बताऊं तो जो autonomy होता है मेडिकल एथिक्स में is the right of competent adults to make informed decisions about their own medical care. तो अगर कोई भी एडल्ट पेशेंट है तो उसको अपने मेडिकल केयर से रिलेटेड डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। बेनिफिसेंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ डूइंग गुड और काइंड बिहेवियर। नॉर्मल फिसेंस का मतलब होता है द ऑब्लिगेशन ऑफ ए फिजिशियन नॉट टू हार्म द पेशेंट। जब भी हम इलाज करते हैं पेशेंट का तो हमें उसको हार्म नहीं पहुंचाना है, इसको हम नॉर्मल फिसेंस कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्टिस का मतलब होता है हम सबके साथ जस्टिस कर रहे हैं, वी आर टेकिंग एवरी इंडिविजुअल इक्वल। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रिंसिपल जो फॉलो हो रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. Confused client was left alone on the bed without enough safety and had a fall injury and hip fracture. What is this called? And the options are battery, assault, negligence या tort. And the correct answer here is negligence. Question number 16. You are signing a consent form as witness. Here your sign means you have heard all the explanation given by the physician. You have seen the sign given by the person. You are aware about the outcome and complications of the procedure. And last is can withdraw from the procedure. यहाँ पे जो हेल्थ केयर पर्सनल है जो साइन करते हैं विटनेस फॉर्म में, उसका मतलब होता है कि हमने जो पेशेंट है उसको देखा है साइन करते हुए विटनेस फॉर्म पे, और उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है साइन करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यू हैव सीन द साइन गिवन बाय द पर्सन। क्वेश्चन नंबर 17. कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस इज गिवन बाय WHO, ANA, TNI या NABH? तो कोड ऑफ एथिक्स ANA ने दिया है, जो कि है अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। Question number 18. Client admitted in the ward refuses a treatment option. This will come under Nurse Practice Act, Common Law Act या Civil Law Act या फिर Statutory Act Law. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, कॉमन लॉ। क्वेश्चन नंबर 19. Transcultural nursing theory is given by, and the options are Florence Nightingale, Patty Newman, Madeline Lenger या फिर Orium, and the correct answer is Madeline Lenger. Question number 20. Nurse suspects a client with IV fluid therapy for the occurrence of air embolism. Position recommended for this situation is, and the options are right side head lower than feet, right side head higher than feet,
लेफ्ट साइड हेड लोअर देन फीट या लेफ्ट साइड हेड हायर देन फीट। यहाँ पे जो पोजीशन दी जाती है वो होती है लेफ्ट साइड हेड लोअर देन फीट। इसको हम ड्यूरेंस मैनवर भी बोलते हैं। और ये क्यों दी जाती है? ताकि जो हमारा एयर एम्बोलिज्म हुआ है उसको राइट साइड ऑफ द हार्ट में ट्रेवल करने के लिए प्रिवेंट किया जाए, ताकि वो हमारी पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं उसमें जाके एम्बोलिज्म क्रिएट ना करे या ब्लॉक, जो एयर ब्लॉक होती है वो क्रिएट ना करे। तो यहाँ पे जो मैनुअल होता है उसको हम ड्यूरेंस मैनवर कहते हैं। और ये मैंने अपने पोजीशन वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपको सारी पोजीशंस देखनी है जो नर्सिंग में यूज होती हैं तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं जाके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगी। क्वेश्चन नंबर 21, आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट ऑफ cryoprecipitate, nurse expects order for which of the following laboratory tests? First is coagulation factor, second hemoglobin, थर्ड सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड लास्ट इज प्लेटलेट लेवल। तो हमारा जो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है वो कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली क्रायोप्रेसिपिटेट होता है जो प्लाज्मा से बनाया जाता है, और इसमें मेनली फिब्रिनोजन और जो फैक्टर्स लाइक फैक्टर 8, फैक्टर 9 और जो भी हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्ट के फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में। तो ये जो फैक्टर होता है इसमें जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। हम जो है कोगुलेशन फैक्टर्स देखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट से। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टुडेज वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। So keep studying and keep reviewing. All the best for the coming exams. Thank you. Bye bye.